हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने शुरू किया था अरस्तु और अरस्तु का आदर्श राज्य हम लोग पढ़ रहे थे। तो अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं में हमने उसकी 7 विशेषताएं पढ़ ली थी कि 7 मुख्य मुख्य जो विशेषताएं थी जो वर्तमान राज्य की भी विशेषताएं हैं, उस समय में अरस्तु ने भी अपने आदर्श राज्य में उन समस्त विशेषताओं का वर्णन किया था। तो उन 7 विशेषताओं के बाद हम प्रारंभ करते हैं उसके आदर्श राज्य की 8वीं विशेषता। तो अरस्तु के आदर्श राज्य की 8वीं विशेषता है शिक्षा। जैसा हमें ज्ञात है कि शिक्षा मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसकी महत्वता आज भी बहुत ज़्यादा थी, कल भी ज़्यादा थी और उसके प्राचीन समय में भी शिक्षा की महत्वता बनी हुई थी और आगे भी शिक्षा की महत्वता बनी रहेगी। शिक्षा की महत्वता को समझते हुए जहाँ प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया था, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में, उसी प्रकार से अरस्तु ने भी नागरिकों के लिए शिक्षा को बहुत ही आवश्यक बताया और प्लेटो ने भी इसे राज्य द्वारा नियंत्रित करने की बात कही थी और अरस्तु ने भी इस आदर्श राज्य में शिक्षा को नियंत्रित करने की बात कही थी कि राज्य के द्वारा ही वो पूर्ण रूप से नियंत्रित रहे और संचालित रहे। लेकिन प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत था, जो काफी जटिल था, काफी लंबा था और उसमें मुख्य मुख्य विषयों की ही सूची थी, जिसमें संगीत और गणित और व्यायाम को बहुत अधिक महत्व दिया गया था और ज्यामिति को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। तो वहाँ उसके स्थान पर अरस्तु भी शिक्षा को 2 भागों में अवश्य बांटता है और पहला भाग है 7 से 14 वर्ष तक के लिए, कि 7 से 14 वर्ष तक, जो 7 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ होगी और 14 वर्ष तक होगी वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाएगी और 14 से 21 वर्ष तक की उच्च शिक्षा होगी, जिसमें व्यक्ति के स्वयं के जो रुचि है, गुण है, उसके अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके बाद में ये शिक्षा कैसी होगी, रोजगार उन्मुख होगी, जो उसको रोजगार दिलाएगा या व्यवसाय में उसको बहुत ही अधिक महत्वता देगा। तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है राज्य के हिसाब से, कि अरस्तु राज्य को एक शिक्षण संस्था मानता है, कि राज्य स्वयं ही एक शिक्षण संस्था है। वह शिक्षा को आदर्श राज्य की प्रथम आवश्यकता मानता है, कि जब राज्य स्वयं एक शिक्षण संस्था है तो उसमें शिक्षा की आवश्यकता प्रथम आवश्यकता है। वह सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। जैसा प्लेटो ने बताया था, अलग अलग शिक्षा की बुद्धि, साहस और संयम के हिसाब से समय समय पर उनके एग्जामिनेशन होते रहेंगे और एग्जाम्स में जो सफल विद्यार्थी होंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और असफल विद्यार्थियों के लिए सामान्य जीवन उनको जीना बताया था। लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं करता है, उसने सबके लिए एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है और यह व्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, कि बाल्यकाल में ही राज्य की देखरेख में यह शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। अरस्तु ने 7 से 14 वर्ष तक स्वास्थ्य एवं नैतिक विकास संबंधी शिक्षा को महत्व दिया और 14 से 21 वर्ष के बाद तक बौद्धिक शिक्षा व उसके बाद व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया, कि बौद्धिक शिक्षा जब हम व्यक्ति को देंगे तो वो अपनी बुद्धि के अनुरूप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लेगा, इतनी शिक्षा हासिल कर लेगा कि उसे आगे भविष्य में उस शिक्षा के आधार पर बहुत कुछ ऐसा मिले जिसे वो चाहता है। और ये व्यापारिक शिक्षा पर भी उसने बल दिया कि व्यापार करके व्यक्ति और अधिक धनवान बन सकता है। अरस्तु ने सैनिक शिक्षा के साथ साथ गणित व संगीत को भी विशेष स्थान दिया है, कि गणित और संगीत भी विशेष महत्वपूर्ण है और इसके महत्व के लिए वो व्यवस्था करता है कि किस प्रकार से शिक्षा जीवन में उन्नत जीवन बनाने में कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो शिक्षा का महत्व अरस्तु भली भांति समझता था। उसके
उसके बाद में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के बाद में उसने राज्य के विभिन्न वर्गों में भी आदर्श राज्य में उसका विभाजन किया। और आदर्श राज्य में जैसा प्लेटो ने कहा था कि बुद्धि, साहस और संयम से परिपूर्ण व्यक्ति जो राज्य में निवास करते हैं वो अपने हिसाब से ही 3 वर्ग भी डिसाइड कर लिए थे और राज्य के 4 आवश्यक गुण बताए थे कि बुद्धि, साहस और संयम के द्वारा अलावा कि राज्य का एक महत्वपूर्ण गुण उसने बताया था। तो 4 भागों में उसने उसको राज्य के गुणों को बांटा था। लेकिन अरस्तु ने इस 4 वर्ग की भिन्न भिन्न विशेषताएं बताई कि प्रत्येक राज्य में जो भी लोग निवास करते हैं उनकी 6 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी होती है वो 6 प्रमुख आवश्यकता? पहली आवश्यकता है भोजन, कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और हमें भूख लगती है, तो पहली आवश्यकता हमारी भोजन की है। दूसरी आवश्यकता है कला और कौशल की, कि हर व्यक्ति को जब भी कोई कार्य करता है तो उसमें कलात्मकता, नवीनता, सौंदर्य, अलंकार जिसे बोलते हैं, वो सब कुछ उसमें कला के साथ साथ कौशल भी होना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर बनाने की कला रखता हो। अगली आवश्यकता है हथियार रखने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस समय में क्या था कि संघर्ष चलते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। अतः प्रत्येक व्यक्ति को आत्म सुरक्षा हेतु और अपने परिवार की रक्षा हेतु या अपने राज्य की रक्षा हेतु हथियारों का प्रयोग करना आना चाहिए था। तो ये भी मुख्य आवश्यकता में ही शामिल किया है अरस्तु ने कि हथियार भी एक आवश्यकता थी उस समय की। अगली आवश्यकता उसने बताई संपत्ति की, कि संपत्ति हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति हमारे जीवन को और भी अधिक आसान बनाने का कार्य करती है और आत्मविश्वास दिलाने का भी कार्य करती है। अगली आवश्यकता है सार्वजनिक देव पूजा की, कि व्यक्ति सार्वजनिक देव पूजा करना उसकी मुख्य आवश्यकता है। कि जब कभी भी हम बहुत खुश होते हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं कि ईश्वर ने हमारा ये कार्य पूर्ण किया, तो हम उसके लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ यदि हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हमें किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा होता है, तब भी हम कहाँ जाते हैं? ईश्वर की शरण में जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। तो ये सार्वजनिक देव पूजा भी एक राज्य की मुख्य आवश्यकताओं में आती है। और अंतिम है सार्वजनिक हित का निर्धारण, कि सार्वजनिक हित होता क्या है, इस चीज की भी आवश्यकता उस राज्य में होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी मुख्य आवश्यकताएं हैं और कौन से सार्वजनिक हित हैं जिनकी वजह से एक राज्य की जो आवश्यकता है वो बनी रहे और पूरी भी हो। तो अरस्तु ने इन 6 मुख्य आवश्यकताओं के अनुसार 6 वर्गों की बात भी की कि इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य में 6 वर्ग होने चाहिए। अरस्तु ने 6 वर्गों में बांटा और प्लेटो ने 3 वर्गों में बांटा था। तो पहली भोजन की आवश्यकता है, इसे पूर्ण कौन करेगा? कृषक। तो हर राज्य में कृषकों का होना आवश्यक है। दूसरी बात वो कहता है कला और कौशल की। कला कौशल का अर्थ ये है कि चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, उन सब में शिल्पी की आवश्यकता होती है, शिल्पकार की आवश्यकता होती है कि वो अपनी उसको कला दिखाने का मौका मिले और उस कार्य को वो बेहद शिद्दत के साथ, बेहतरीन और खूबसूरती के साथ पेश करे, वो होता है शिल्पी। तीसरी आवश्यकता है हथियार की, क्योंकि संघर्ष का माहौल था, चारों तरफ संघर्षशील लोग ही रहते थे और उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। इसलिए हर आवश्यकता की पूर्ति, हथियार की पूर्ति योद्धा करेंगे। तो आदर्श राज्य में योद्धा भी होने चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना था। इसके बाद में उसने बताया संपत्ति हमारे जीवन को
समृद्ध बनाती है, सुविधाजनक बनाती है, तो व्यापारी वर्ग भी उस राज्य में होना चाहिए जो व्यापार के माध्यम से हमारी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करे और इधर उधर देश विदेश में जाकर वो हमारे लिए वो सभी सामान उपलब्ध करवाए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। अगला है सार्वजनिक देव पूजा। तो सार्वजनिक देव पूजा के लिए ही क्या चाहिए? पुरोहित चाहिए। जैसे पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, और तो वैसे ही पुजारी और पादरी को पुरोहित जो पढ़े लिखे हों ऐसे पुजारी होने चाहिए जो सार्वजनिक देव पूजा का कार्य अच्छे से कर पाए। और उसके बाद में सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले कौन होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए कि जिस राज्य में व्यक्ति रहता है, जिसमें उसने नागरिकता का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में सक्रियता दिखाता है वह व्यक्ति नागरिक है, और वह जो नागरिक है वही सार्वजनिक हित का निर्धारण भी करेगा कि जनता के लिए अच्छे से अच्छे लोक कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण करने की व्यवस्था वो करेगा। तो इस प्रकार से राज्य में कितने होने चाहिए? 6 वर्ग, और उनके हिसाब से 6 उसके ये तो 6 मुख्य आवश्यकता और ये 6 वर्गों की बात अरस्तु करता है। किताबों में कैसे शब्दों को उसने जमाया है अरस्तु ने, उसे पढ़ लेते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य में नागरिकों की 6 प्रमुख आवश्यकताएं हैं, ये बताया गया है। भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा, सार्वजनिक हित का निर्माण। इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, पुरोहित तथा सार्वजनिक हित निर्माण करने वाले नागरिक होने चाहिए। इनमें से प्रथम 2 को अरस्तु नागरिकता प्रदान नहीं करता। कृषक और जो कला कौशल करने वाले शिल्पी हैं, इनको वो नागरिकता प्रदान नहीं करता। वे केवल राज्य में रहते हैं और राज्य की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं। शेष 2 वर्ग नागरिक युवावस्था में देश की रक्षा करेंगे, रक्षा करने का कार्य करेंगे। प्रौढ़ा अवस्था में वे शासन संबंधी कार्यों को संभालेंगे। वे और बुजुर्ग होने के बाद वे देव स्थलों में पुरोहितों का कार्य करेंगे। प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग का आदर करेगा। तो अरस्तु के अनुसार कृषक और शिल्पी क्या है? ये दोनों तो नागरिक हैं ही नहीं, तो ये केवल राज्य में रहते हैं, राज्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। और ये जो है योद्धा, व्यापारी, ये लोग कौन होंगे कि व्यक्ति जो युवा है वो क्या बनेगा? योद्धा होगा, व्यापारी होगा। प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाएगा? वो पुरोहित हो जाए, वो शासन के कार्यों को संचालित करेंगे और शासन कार्यों में पूर्ण रूप से भागीदार होंगे। और अधिक वृद्धि जब उनकी आयु में हो जाएगी तो अधिक आयु वाले सार्वजनिक पुरोहित होंगे और देश के नागरिक होंगे। तो इस तरीके से उसने राज्य के विभिन्न वर्गों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु आदर्श राज्य में रखा है। आदर्श राज्य की अगली विशेषता है आर्थिक व्यवस्था, कि एक उच्च आर्थिक व्यवस्था ही क्या करती है? एक उच्च आर्थिक व्यवस्था अपने राज्य को समृद्ध बनाने में काफी मददगार साबित होती है, ऐसा अरस्तु का मानना था। और इसीलिए उसने आर्थिक व्यवस्था की भी व्यवस्था की है कि उच्च आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद को न मानकर कहता है कि संपत्ति का विषम वितरण राज्य के हित पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए अरस्तु ने इस विषमता को दूर करने के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत किए। नंबर 1, भू संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु उसका उपभोग सामूहिक हो। नंबर 2, संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग व्यक्तिक हो। और नंबर 3, संपत्ति सामूहिक हो
तथा उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु प्रथम विकल्प के पक्ष में कहता है कि भूमि को निजी और सामूहिक दो भागों में विभक्त किया जाए। प्रत्येक के पास भूमि का टुकड़ा हो जिस पर दासों की सहायता से कृषि कार्य पूर्ण किए जाए, लेकिन उत्पादन से प्राप्त लाभों का उपभोग सामूहिक रूप में किया जाए। व्यक्ति अधिकांशतः उत्पादन का प्रयत्न करेगा, अधिकाधिक उत्पादन का प्रयत्न करेगा और उपभोग सामूहिक होने के कारण समाज में समानता व भाईचारा फैला रहेगा। तो इस विचारधारा को यदि मानते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसने कहा कि समानता की बात होनी चाहिए, उच्च आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए उसने 3 विकल्प बताए हैं। तो 3 विकल्प कौन कौन से हैं? नंबर 1, भू संपत्ति कैसी हो? व्यक्तिक हो, कि भूमि किसी एक की हो किंतु उस भूमि का उपभोग सामूहिक हो, लेकिन उस भूमि के ऊपर जो भी चीज उगती है उसका प्रयोग सामूहिक रूप से करेंगे। दूसरा है संपत्ति सामूहिक हो, कि जो भी धन संपदा है वो सामूहिक है पर उसका उपभोग व्यक्तिक हो, कि उसका उपभोग कौन, जब सारी की सारी चीजें आ गई, इकट्ठी हो गई एक जगह, अब उपभोग कैसे कर रहे हैं? हम व्यक्तिगत रूप से उसका उपभोग कर रहे हैं। और तीसरा जो उसने उपाय बताया कि संपत्ति भी सामूहिक हो व उपभोग भी सामूहिक हो, कि यदि संपत्ति एक जगह इकट्ठी होती है और सामूहिक रूप से उसका प्रयोग किया जाता है तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था उन्नत आर्थिक व्यवस्था कही जा सकती है। कि यदि संपत्ति व्यक्तिक है और उसका उपभोग सामूहिक है तो क्या करेगा? व्यक्ति क्या करेगा कि अधिक से अधिक उसमें जोर लगाने की कोशिश करेगा कि मेरी भूमि और मेरा कार्य श्रेष्ठ है, इसलिए वो संपत्ति को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करेगा। दूसरी की यदि संपत्ति सामूहिक है पर उपभोग व्यक्तिक है तो वो सामूहिक संपत्ति पे क्या करेगा? अधिक से अधिक कार्य करने की कोशिश करेगा। और नंबर 3 है कि संपत्ति सामूहिक हो व उपभोग भी सामूहिक हो, तो कि जब सारा काम मिलकर हो रहा है, उसका उपभोग मिलकर किया जा रहा है, तो फिर उसका उपभोग और संपत्ति दोनों ही सामूहिक रूप से कार्य करे तो वो श्रेष्ठ आर्थिक व्यवस्था होगी। इससे भाईचारा और एकता बढ़ेगी और कहीं भी किसी भी प्रकार का जो डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, किन्हीं बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, वो सारी की सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, ऐसा अरस्तु का मानना था। अरस्तु के आदर्श राज्य की अगली विशेषता है स्त्रियों का साम्यवाद। हमने पढ़ा था प्लेटो का सिद्धांत, और प्लेटो के सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, कहीं संपत्ति और स्त्रियों के लालच में या लोभ में आकर वो कहीं अपने कार्यों को जिस दक्षता से वो पूर्ण कर सकता है उस दक्षता से पूर्ण नहीं करे। इसलिए प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद किया था। लेकिन अरस्तु प्लेटो का शिष्य होते हुए भी इस व्यवस्था को मानने से इनकार करता है और वो ये कहता है स्त्रियों का साम्यवाद बिल्कुल गलत है। उसकी सोच बिल्कुल सही थी कि स्त्रियों का साम्यवाद करने का अर्थ क्या हुआ कि स्त्रियों की पवित्रता पर, स्त्रियों की मन स्थिति पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना कि पशु जगत के नियम बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन में सही नहीं हो सकते। इसलिए उसने स्त्रियों के साम्यवाद की पूर्ण आलोचना की और इस व्यवस्था को मानने से इनकार किया। तो अरस्तु का मानना है कि प्लेटो की स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना करते हुए अरस्तु कहता है कि किसी भी वर्ग की स्त्री के मान सम्मान, पवित्रता व आत्मनिर्भरता के लिए
ऐसा निर्णय या ऐसा साम्यवाद कदापि उचित नहीं है। तो इस तरीके से अरस्तु के आदर्श राज्य की इन विशेषताओं का जो उसने ज्ञान हम तक पहुंचाया वो काबिले तारीफ था।